डबल मिस्टी के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हम बात कर रहे हैं आरपीसी के द्वारा निकाली गई 300 पदों के ऊपर वैकेंसी जो है लाइब्रेरियंस की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में इस टॉपिक का जो कंटेंट है वो यहाँ पे लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो लाइब्रेरी है वो एक सामाजिक संस्थान है, वो हमारे टॉपिक का नाम है। आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके सिलेबस में, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में कि एक लाइब्रेरी जो है वो एक सामाजिक संस्था है, सभी समाज के सभी पहलुओं को यहाँ पे काम में आने वाली एक संस्थान है, जो कि विभिन्न प्रकार के अध्ययन सामग्री को लेके, विभिन्न प्रकार की सूचना प्रसार संसाधनों को लेके, विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी संचार माध्यम को लेके इस प्रकार से जानकारी जो है वो पाठक तक पहुंचाने का कार्य है एक संस्था जिसे हम लाइब्रेरी साइंस यहाँ पे कह रहे हैं, उसका यहाँ पे मुख्य कार्य होता है। उसके उद्देश्यों को लेकर हम बात करें तो आधुनिक समाज को बढ़ावा मिलना, यानी कि आधुनिक समाज में पाठक को उसकी जो लेटेस्ट वर्जन की जो बुक्स हैं, लेटेस्ट वर्जन का जो नॉलेज है वो यहाँ पे उसको मिल पाता है। साथ ही स्थापित संस्थाओं के बारे में उनकी सूची जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल पाती है। उसके बाद में विभिन्न आवश्यकताओं को देखें तो समाज में पुस्तकालय की आवश्यकताओं को भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी देखते हुए, यानी उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इस बदलते हुए समाज में विस्तार संस्थाओं को हम बात करें, जिसमें इस बदलते हुए समाज में आप देखेंगे कि जो संस्थान है वो उनका लगातार विस्तार हो रहा है कुछ ना कुछ कारणों से। अगर किसी में पाठक की सामग्री कम है तो उसको सामग्री को बढ़ाई जा रही है, या फिर किसी सामग्री की आवश्यकता पाठक जो लाइब्रेरी में नहीं है तो उसकी जगह उसको बदल के उस सामग्री को रखी जा रही है, जो यहाँ पे पाठक को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और वो पाठक उसको रोजाना एक लेटेस्ट वर्जन में पढ़ पाए, ताकि उसकी जानकारी उसको मिले और उसको ज्ञान और अपने विचार को संगठित करके वो एक अच्छे समाज का संगठन कर सकता है। साथ ही पुस्तकालय की आवश्यकता को यहाँ पे देखा गया है। बदलते समाज में हम बात करें तो काफ़ी प्रकार के विस्तार संस्थानों में देखने को मिलते हैं, जैसे पुस्तकालय में भी एक आपको देखने को मिलता है। अनेक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरीज अभी स्टार्ट हो रही है, विभिन्न प्रकार की जो वर्चुअल लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलती है, अनेक प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन प्रिंट माध्यम से या फिर अनेक प्रकार के जो PDF है ऑनलाइन माध्यम से आपको जो सामग्री है वो आपको मिल पाती है। नेक्स्ट हमारे पास में एक कोट है जिसमें आधुनिक समाज जो है संस्थाओं का समाज भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक समाज संस्थाओं का समाज कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसके रिगार्डिंग में कहा गया है? तो आपको बताना है कि पुस्तकालय समाज के बारे में ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं जो कि जिनका नाम जो है पीटर ड्रकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। इनके द्वारा कुछ चीज़ें चाही गई जो लाइब्रेरी में होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसा संगठन या फिर ऐसी संस्थान जिसके पास में आर्थिक प्रदर्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा, पर्यावरण, नए ज्ञान की खोज से संबंधित समझ जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो कार्य है वो किसी संगठन के द्वारा किए जाने चाहिए, और वो संगठन जो है एक लाइब्रेरी संस्था हो सकती है। तो वो भी एक समाज में एक बहुत बड़ा पहलू, एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आपका यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट पुस्तकालय समाज को लेके। देखिए पुस्तकालय समाज को लेके अगर हम बात करें तो पुस्तकालय समाज में महत्वपूर्ण और उपयोगी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी अपन बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों की हम बात करें, जैसे कि किसी भी पुस्तकालय समाज को सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसके बाद में संचार की आवश्यकता होती है। अगर उपयोग को लेकर हम बात करें, जो कि सेवाएँ हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो ये जानकारी जो है उपयोगी की पर्पज़ में हो सकता है। उसके बाद में पुस्तकालयों का संचित ज्ञान है, उनकी जानकारी जो है, उसकी जो जानकारी है, उसकी जो पहुंच है वो भी एक पाठक तक पहुंचाना, या फिर आप कह सकते हो जो लाइब्रेरी में जो संचित ज्ञान है, जो जानकारी है, उसका अगर हम कहें उसकी पहुंच जो है एक छात्र तक पहुंचाना, एक छात्रा तक पहुंचाना, एक शिक्षक तक पहुंचाना, वैज्ञानिक तक पहुंचाना, अधिकारी तक पहुंचाना, ये हमारे पास में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से लिया जाना चाहिए और किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप यहाँ पे अच्छे से याद कीजिएगा। अगर हम बात करें ज्ञान और सूचना को लेके, अगर आप ज्ञान और सूचना, यानी आपके पास में कोई भी ज्ञान है और अगर उसको संगठित रूप में किसी भी माध्यम में आप अगर सूचना के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित करते हैं, तो वो एक आपके सर्वांगीण जो विकास है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक समाज को लेके जो यहाँ पे थ्योरी बनी हुई है, अवधारणा जो बनी हुई है लोगों की, तो उसकी अपन बात करते हैं। देखिए आधुनिक समाज में हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रकार का समाज जो एकीकृत हो, यानी एक जगह यहाँ पे मिले, सभी प्रकार की सोसाइटी हो, सभी प्रकार की कैटेगरीज हो और सभी प्रकार की जो सामान्य जो अवधारणाएं हैं वो यहाँ पे उसमें एक ही लाइब्रेरी में आपको मिल सके। तो उसके लिए आपको एक संगठन की आवश्यकता होगी, राष्ट्र का वैश्वीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र पे अलग अलग जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे जो उनका आवास है, तो उनको उनके
अकॉर्डिंग पाठ्य सामग्री मिलना आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे पास में अगर हम बात करें, मान लो कोई पढ़ने वाले बच्चा है तो उसको एक करंट जीके से संबंधित जो मैगजीन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों को लेकर, तो वहाँ पर उनके लिए एक छोटी छोटी गैजेट्स की जो चित्र जो कहानियाँ आती हैं, तो वो उस प्रकार की मैगजीन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एक अनुसंधानकर्ता के, यानी कि जो वैज्ञानिक है, उसके लिए उसके लेवल की बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उनको एकीकृत करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक समाज जो है वो आत्म जागरूक भी यहाँ पे समाज बनाने का काम करता है। जिस प्रकार से आप लोग लाइब्रेरीज में जाएंगे, वहाँ पे ज्ञान को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो वो आप किसी ना किसी समाज में जाके उसका यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक जागरूक समाज का रूप में काम आने वाला है। साथ ही यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरी में किसी प्रकार की भौगोलिक जो बाधा है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी लाइब्रेरी में पहुँच नहीं पा रहे हो, आपके पास कोई संसाधन नहीं हो, या फिर आप कह सकते हो समय की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी समय जाके लाइब्रेरी में अपने पाठ्य सामग्री को आप पढ़ सकते हो। सांस्कृतिक भी ऐसा कोई बाउंडेशन, ऐसा कोई भी आपके पास में अवरोधक नहीं होना चाहिए कि संस्कृति के आधार पे, यानी कि अगर मान ले कोई लाइब्रेरी आप सिटी में है तो उसके अंदर हमारे पास में सिर्फ यूँ कहें कि उसमें सिर्फ मुस्लिम के लिए वो लाइब्रेरी है, अगर हम यूँ कहें कि वो एक हिंदू के लिए ही लाइब्रेरी है, या फिर हम उसमें भी कोई कास्टिज्म अगर करें कि हम कहें कि ये तो सिर्फ जो ब्राह्मण हैं उनके लिए ही लाइब्रेरी है, तो ऐसा इसमें सांस्कृतिक धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी लाइब्रेरी बटी नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन ICT IT का भी यहाँ पे आपके पास में रोल देखने को मिलता है कि कोई भी लाइब्रेरीज है उसमें ऑनलाइन प्रकार के सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ICT लैब्स का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, सीमा पार संचार होना चाहिए। यानी अगर आप राजस्थान की चीज़ें गुजरात में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको एक सीमा पार जो आवश्यकता है कि जो बुक्स हैं वो आपको मिल सके। कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है आधुनिक समाज में, कंप्यूटर का भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल इसमें बताया गया है। साथ ही अनुसंधान तकनीकी विकास को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। अस्तित्व के दौरान समाज में विभिन्न संस्थाओं का संगठन के रूप में यहाँ पे देखा गया है, जिसमें आपकी सबसे जो संस्थान है वो स्कूल है। अगर आप किसी लाइब्रेरी की बात करें, अगर आपको सूचना चाहिए तो हो सकता है कि आप ज्ञान यहाँ पर किसी स्कूल से प्राप्त करें, किसी कॉलेज से प्राप्त करें, किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त करें, या फिर किसी अनुसंधान संस्थान से प्राप्त करें ज्ञान को। तो आपके पास में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जहां पे आप अपने, हम बात करते हैं समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या रहनी चाहिए और क्या भूमिका यहां पे समाज में पुस्तकालय की बनी हुई है, तो उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये समाज में एक केंद्रीय भूमिका के रूप में अपना रोल जो है वो अदा करता है। जैसे एक वैज्ञानिक हैं, एक के व्यक्ति हैं जो कि बाफ्री के अनुसार, एक बाफ्री करके यहाँ पे एक वैज्ञानिक है, 2007 में इन्होंने 4 मॉडल प्रस्तुत किए। सबसे पहला मॉडल इन्होंने कहा कि संग्रह के रूप में पुस्तकालय होना चाहिए, यानी कि ऐसा पुस्तकालय जहाँ पे एक संग्रह हो, काफ़ी प्रकार की बुक्स का जो है संग्रह होना चाहिए, ताकि कोई भी पाठक आए और अपनी इच्छा अनुसार वहाँ से सामग्री को ले सकते हैं। फिर दूसरा मॉडल इन्होंने कहा कि संसाधन साझा भी करना चाहिए, यानी इस प्रकार से लाइब्रेरी बनी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी ज्ञान है उसका उन संसाधनों का साझाकरण भी होना चाहिए। मान लो कि मुझे कोई साधन वहाँ पे, मुझे कोई चीज़ वहाँ पे मिली, तो मैं उसका साझाकरण कैसे करूँगा, वो चीज़ भी होनी चाहिए। पहुँच प्रदाता के रूप में वो चीज़ जो है हमारी पहुँच में भी होनी चाहिए, वो चीज़ें जो है पाठ्य सामग्री की वो हमारे को आवश्यकता अनुसार मिलने भी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट एम्बेडेड या फिर इमर्सिव लाइब्रेरी, यानी हमारे पास में जो लाइब्रेरीज है उसका पुनरुत्थान भी होना चाहिए, नए कंटेंट भी होने चाहिए। तो ये 4 मॉडल जो हैं ये बाफ्री के द्वारा 2007 में लाइब्रेरी की भूमिका के रूप में काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे अदा करते हैं। आगे हम बात करते हैं, पुस्तकालय जो है ऐसे स्थान पे होना चाहिए, जो पुस्तकालय जो स्थान है उसके ऊपर या फिर उस जगह आप देखेंगे कि लिखित सामग्री, मुद्रित सामग्री दोनों प्रकार की होनी चाहिए। संग्रह सर्वोपरि है, साथ ही यहाँ पे रक्षा, सुरक्षित कदम कानून, यानी आपके पास में वो जो सामग्री, आपकी पाठ्य सामग्री जो पुस्तक जो है आपकी लाइब्रेरी में रखी हुई है, उनकी आप रक्षा भी करेंगे, सुरक्षित भी करेंगे, ऐसा कोई कदम भी उठाएंगे जिसमें उनको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा हो, या फिर ऐसा कोई कानून भी बनाएंगे ताकि आप उस कानून के माध्यम से उन बुकों का संरक्षण कर सके। साथ ही यहाँ पे लाइब्रेरी जो है एक सामाजिक संस्थान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी किस प्रकार के संस्थान है, तो आपको कहना है सामाजिक। संगठन की भूमिका को लेकर हम बात करें, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय है एक प्रकार के साक्षरता, सीखने की एक
संस्थान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि पुस्तकालय और उपयोगकर्ता के बीच में ऐसा इंटरफेरेंस बनाता है जिसमें पुस्तकालय के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक की जानकारी जो है वहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। तो वो एक इंटरफेस का काम कर रहा है पाठक और पाठ्य सामग्री के बीच में। पुस्तकालय की बात करें तो सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करते हैं, साथ ही सेवा संगठन भी है, साथ ही सभी उम्र के लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन लाइब्रेरीज में नहीं होता। उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें 40 साल वाले आ सकते हैं, इसमें 50 साल वाले आ सकते हैं, इसमें 18 साल वाले आ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पे अपनी पाठ्य सामग्री से संबंधित जानकारी जो है वो ले सकते हैं। आगे पुस्तकालय में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, कुछ चीज़ें घटी हैं, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुस्तकों का संरक्षक को लेके हम बात करें, जिसमें सेवा उन्मुख सूचना प्रदाता यहाँ पे इसको पुकारा जाता है। एक माध्यम की हम बात करें जो एकाधिक मीडिया है, खुद का संग्रह दीवारों के बिना पुस्तकालय में, अच्छे काम में आपका जो है को आउटसोर्सिंग आप कह सकते हो, स्थानीय पहुँच जो है कि विश्वव्यापी पहुँच कह सकते हो। हम पुस्तकालय जाते हैं, पुस्तकालय आपके पास आता है। तो ये चीज़ें थोड़ी कोरिलेट कर रही है, तो आप इसको सामान्य रूप से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक संस्था के रूप में अपन लाइब्रेरीज को पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ें याद करनी है। थोड़ा वर्बली आप माइंड को एक अपनी भूमिका बना के चलिए, ताकि आपको एग्जाम्स में थोड़ा सोचें और आपका एज ए MCQ बेस्ड आपका क्लिक बिट हो जाए माइंड। नेक्स्ट है पुस्तकालय भविष्य पर सवाल को लेके काफ़ी चुनौतियाँ देखी गई हैं। सबसे पहली चुनौती पुस्तकालयों पर रही है वो रही है कि यहाँ पे तुरंत सूचना आपको नहीं मिल पाती है। यहाँ पे सूचना जो है आपको तुरंत नहीं मिल पाती, सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप मान लो फिजिक्स में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फिजिक्स के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे आप पुस्तकालय में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, समय भी लगेगा, पाठ्य से संबंधी जो जानकारी है उसमें उसको प्राप्त करने में समय लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बड़ी चुनौती है। प्रश्न को तुरंत हल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपके पास में पुटअप प्रश्न किया तो वो जानकारी सामान्य जो रूप से आपको समय लगाती है, तो जरूरी नहीं कि वो सामग्री आपको तुरंत आपको मिल जाए। तो ये चीज़ें भी हैं। जो मानदंड को लेके हैं उसके अनुसार सभी पुस्तकें यहाँ पे नहीं होती है। उसके लिए एक लाइब्रेरियंस को रखा जाता है, इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है उससे संबंधित, ताकि उसको तुरंत सूचना वो यहाँ पे पाठक को दे सके, सभी उसके प्रश्नों का हल कर सके, सभी उसके मानदंड के अनुसार उसको पुस्तकें दे सके। ये सारा कार्य लाइब्रेरियन का होता है, जो कि यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग के माध्यम से ये चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास में इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, समाज सूचना और उसका प्रभाव को लेके। देखिए, सबसे पहला प्रभाव यहाँ पे राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पे पड़ता है कि किस प्रकार की राजनीतिक चुनौतियाँ होती है, जहाँ पे आपको समाज और सूचना को देखा जाता है कि हमारे समाज में किस प्रकार की यहाँ पे जागरूकता जो पाठक है उनको कैसे होनी चाहिए। तो राजनीतिक पहलू, आर्थिक अर्थव्यवस्था से उसको बजट भी देना चाहिए लाइब्रेरीज़ के लिए, सांस्कृतिक कोई ऐसी गतिविधियों का आयोजन भी करवाना चाहिए ताकि सभी को पता लगे। सूचना और ज्ञान के बीच में एक सामाजिक संपदा के रूप में यहाँ पे ये काम करता है। भौतिक रूप से हम बात करें, जिसमें किताबें, पुस्तिकाएँ, माइक्रोफिल्म्स हैं, कंप्यूटराइज जो डेटा है, वो सभी चीज़ें आपको भौतिक रूप से लाइब्रेरी में मिल सकती हैं। मानवीय गतिविधियों की बात करें, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान, विकास, सरकारी गतिविधियाँ, जनसंचार, ये सभी जो है ये आपकी मानवीय गतिविधियों का रोल पूरा करती हैं। सामाजिक विकास 3 चरणों में बांटा गया है। सामाजिक विकास को आप सबसे पहले कृषि प्रधान समाज कह सकते हैं, औद्योगिक समाज कह सकते हैं, उत्तर औद्योगिक समाज कह सकते हैं। तो इसके 3 जो है महत्वपूर्ण चरण के रूप में इसको बांटा गया है। सूचना सोसाइटी में काफ़ी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ICT लैब है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, औद्योगिक है। ये सभी जो परिवर्तन है आपको सूचना सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 बातें की है, एक तो समाज, एक सूचना। समाज का मतलब तो एक संस्थान है, और सूचना का मतलब है कि आपके पास में जो भी आधुनिक जानकारी है उनको आप प्रदर्शित कर रहे हो आगे पाठक तक। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ICT लैब हो गया, साथ ही यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंटरनेट हो गया, औद्योगिक चीज़ें हो गया, ये सभी चीज़ें हो गया। सूचना समाज अवधारणा का विकास को लेकर हम बात करते हैं कि इसकी जो विकास जो है, यानी कि कैसे सूचना विज्ञान का विकास यहाँ पे समाज में देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 1970 और 1980 के बीच में जो लाइब्रेरी है उसकी लोकप्रियता काफ़ी देखी गई, यानी उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ी है। ध्यान रखना, 1970 से 1980 के बीच में लाइब्रेरी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ी है। तो इसमें पहले जो लेखक है वो मशुदा, जापान के रहने वाले हैं। तो जापानी एक लेखक है मशुदा, ध्यान रखना लेखक का नाम मशुदा है। और सेकंड लेखक जो है वो हमारे पास में है टॉम स्टोनियर, जो कि पश्चिमी समाज में योगदान काफ़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे 1970 में और 1980 के बीच में 2 लेखक मशुदा और
टॉम स्टोनियर जो है उनके द्वारा इसकी लोकप्रियता जो है समाज में सूचना की एक लाइब्रेरी की संस्था के रूप में देखी गई है। उसके बाद में डेनियल बेल जो है सोसाइटी से संबंधित जो सिद्धांत है उनके द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1972 के रूप में दिया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये थीम याद रखना, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1972 जो है किसके द्वारा दिया गया था, डेनियल बेल के द्वारा दिया गया था। और किसके संबंधित दिया गया था, तो सूचना सोसाइटी सिद्धांत से ये संबंधित था। एल्विन टॉफलर की हम बात करें, ये अलग वैज्ञानिक है। तो इन्होंने यहाँ पे सूचना जो है वो बम के विस्फोट के रूप में इन्होंने बात की कि जो सूचना है वो एक बम के विस्फोट की तरह यहाँ पे फट रहा है। नेक्स्ट जॉन नाइस्मिथ है, तो उनके द्वारा सूचना समाज की बातें की गई है। 1960 से 1970 सूचना समाज में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई और काफ़ी वहाँ पे कमियां भी देखी गई यूएसए में, जिसमें कंप्यूटर का योगदान बहुत बड़ा यहाँ पे माना जाता है। आपको ध्यान रखना है 1960 और 70 के बीच में ही कंप्यूटर यूएसए की लाइब्रेरीज में देखा गया था और उसकी बढ़ोतरी भी यहाँ पे काफ़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास में है ब्रेन्स कॉम्स के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। ब्रेन्स जो कॉम्स हैं उन्होंने 1986 में लाइब्रेरी के रेस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट दिया। यह एक ऐसा समाज है जहां अधिकांश लोग सूचना के निर्माण, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण या वितरण से संबंधित यहाँ पे है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैनफ्रेड कोचेन, 1987 में इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा लाइब्रेरी के रेस्पेक्ट में कि एक ऐसे समाज की सरल धारणा जिसमें भौतिक प्रवाह के बजाय सूचना उसमें अधिकांश संचार और नियंत्रण के रूप में आदान प्रदान करने का गठन करती हैं। यानी आप इसमें हमारे पास में जो सूचना है उसका बहुत ज़्यादा आदान प्रदान करते हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पे इन्होंने कहा है। नेक्स्ट व्यक्ति जो है वो है रॉन फेल्ट जो है, रॉन फेल्ट ने 1992 में दिया कि सूचना समाज वह है जो सीमाओं के लगातार धुंधलापन को देखता है और वर्तमान में कंप्यूटर, हार्डवेयर, संचार प्रणालियों और उपग्रहों, वैश्विक नेटवर्क और बहुत कुछ को अलग यहाँ पे एक दूसरे से करता है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मार्टिन जेम्स का 1978 में, सूचना समाज एक अनंत पोस्ट औद्योगिक चरण में समाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है जो उच्च स्तर के कंप्यूटरीकरण की बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा ट्रांसमिशन और एक के आर्थिक प्रोफाइल से काफ़ी प्रभावित यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये स्टेटमेंट मार्टिन जेम्स के द्वारा दिया गया था। देखिए अभी अपन ने कुछ जो स्टेटमेंट है उसकी बातें की हैं, जिससे पहला तो हमारे पास में था ब्रेन्स कॉम्स के द्वारा दिया गया, फिर हमारे पास में था मैनफील्ड कोचेन के द्वारा, फिर हमारे पास में रॉन फेल्ट के द्वारा था, फिर हमारे पास में मार्टिन जेम्स के बारे में था। तो ये स्टेटमेंट भी आप अच्छी से इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट समाज में भूमिका को लेकर हमने बात करेंगे। सबसे पहले भूमिका शिक्षा विभाग में है, यानी शिक्षा के अंदर लाइब्रेरी का काफ़ी बड़ा वो जो काम है वो जैसे औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, अनौपचारिक शिक्षा है जिसमें किसी प्रकार की डिग्री, किसी प्रकार की आपको शिक्षा नहीं ना दे के आपके पास में सिंपल जो पाठक है उसको सामग्री प्रदान करना होता है, जिसमें किसी प्रकार की आपके पास में डिग्री या फिर किसी प्रकार की स्कूलिंग आवश्यकता नहीं होती। शोध और अनुसंधान को लेकर जैसे ज्ञान, शिक्षा, सूचना जो है वो पुस्तकालय में एक रिपोर्ट, ऑर्डर, पत्रिकाएँ प्राप्त करने के लिए की जाती है। सांस्कृतिक की बात करें जिसमें पुस्तकालय जो है संस्कृति रूम में जो पाठक सामग्री है उसको संरक्षक और संवाहक के रूप में काम करना, यानी कि संरक्षक मतलब उसकी रक्षा करना, संवाहक मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाठक तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट सूचना संचार की बात करें, उनको इकट्ठा रखना और उनका प्रसार करना इसका मुख्य भूमिका रखी होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी देख लीजिएगा। मनोरंजन है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो विकास है, पुस्तकालय तथा परिवर्तनशील समाज है, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में आपके पास में औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार की दो शिक्षाएं होती हैं। देखिए औपचारिक में आपके पास में स्कूली शिक्षा हो सकती है, कॉलेज शिक्षा हो सकती है, शोध विकास से संबंधित हो सकती है, विश्वविद्यालय शिक्षा हो सकती है। और अगर हम बात करें अनौपचारिक को लेकर, तो इसमें किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं होती, किसी प्रकार की कोई स्कूल नहीं होती, यानी कि आपका जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, साथ ही निरक्षरों की शिक्षा है, विकलांगों की शिक्षा है, वयस्कों की शिक्षा है, ये सभी चीज़ें आपको जो है अनौपचारिक शिक्षा में देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की अवधारणा क्या रही है, यानी कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या रहा है, यानी उसकी अवधारणा क्या है। पुस्तकालय विज्ञान बेसिकली जिसमें पाठ्य सामग्री के व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान करना ही यहाँ पे एक लाइब्रेरी का मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि जिसमें पाठ्य सामग्री के व्यवस्थापन,
पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उपयोग होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पुस्तकालय का बेसिकली पूरा नाम जो होता है वो पुस्तक प्लस आलय होता है। तो पुस्तक का मतलब होता है लेखक के भाव संग्रहित रहना, और आलय का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे लेखक के भाव संग्रहित होते हैं बुक्स के रूप में, तो उससे पुस्तकालय कहते हैं। वापस कह रहा हूँ, पुस्तकालय को दो भागों में बांटा गया है, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का मतलब लेखकों के जो भाव है उनको संग्रहित रखना, साथ ही आलय का मतलब होता है एक ऐसा स्थान। ठीक है। लाइब्रेरी की उत्पत्ति जो है लाइबर लैटिन शब्द से हुई और लिब्रा जो है वो फ्रेंच शब्द है। इन दो शब्दों को आप याद रख लीजिएगा। लाइब्रेरी में हमारे पास में लिब्रा जो है वो फ्रेंच शब्द है और हमारे पास में लाइबर जो है वो लैटिन शब्द है। इन दो शब्दों से उत्पत्ति लाइब्रेरी की हुई है। उसके बाद में लाइब्रेरी में पुस्तकालय सेवा प्रदान करना, कर्मचारियों को तैयार करना, साथ ही आधुनिक पुस्तकालय जो कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान भी कहा जाता है, ध्यान रखना। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसका कारण क्या है कि इसको आप आधुनिक जो पुस्तकालय को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है कि पुस्तकों का अर्जन करना। इसमें काफ़ी प्रकार की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, उनका प्रस्तुतिकरण आपको मिलेगा, उनका वर्गीकरण भी मिलेगा, प्रसूचीकरण मिल जाएगा, फलक व्यवस्थापन मिलेगा। उसके साथ साथ सूचना की खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषित भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में LIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इसका पूरा नाम होता है। व्यापक रूप से संचार जो है उसके प्रौद्योगिकी रूप में इसको काम लिया जाता है, जिसमें पुस्तकालय स्वचालन की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसपे डिजिटल लाइब्रेरीज बढ़ती हैं। पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय सूचना विज्ञान का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल बताया गया है। साथ ही हमारे पास में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पुस्तकालयों में संपन्न विभिन्न कार्य प्रणाली जैसे विशिष्ट गतिविधियाँ हैं, तकनीकी प्रक्रिया हैं, अध्ययन है, अध्यापन है, ये सभी जो कार्य प्रणाली है पुस्तकालय में ये संपन्न करवाई जाती है। साथ ही शिक्षा में भी बेहतर यहाँ पे आपको योग्य बेहतर कर्मचारी चाहिए, तो ये चीज़ें है। पुस्तकालय विज्ञान की हम बात करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में हमारे पास में सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में मार्टिन सचेतनगर के द्वारा 1880 में दिया गया था। आपको सीधा एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास में पुस्तकालय विज्ञान का कॉन्सेप्ट है वो मार्टिन सचेतनगर के द्वारा ये दिया गया था। पहली बुक इनके पास में जो पहली बुक थी उसकी फर्स्ट पुस्तकालय जो विज्ञान है वो इन्होंने अपनी बुक्स में जो है यूज़ करना स्वतंत्र रूप से शुरू किया गया था। और इन्होंने तकनीकी विषय की श्रेणियों में भी कार्य किया। पुस्तकालय सेवा से संबंधित ये सभी चीज़ जानकारी तो ऊपर ने पहले बात कर चुके हैं। भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास की हम बात करें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा गया है। जो हमारे पास में जो पुस्तकालय है उसको हम बेसिकली सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं, यानी कि एक समाज में किस प्रकार से हमारे को जो सामग्री है पाठ्य संबंधित वो हमें एक सोशल लाइफ में कैसे मिलती है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एक पुस्तकालय जो है वो सामाजिक संस्था के रूप में देखा गया है। साथ ही पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। ये जो स्टेटमेंट जो है वो मनु के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। मनु एक फिलोसोफर हैं जो कि पुस्तकालय एक पवित्र एक एवं कार्यशील संस्था है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में समाज की बात करेंगे कि समाज क्या है। यहाँ पे जैसे हमने बात की है सामाजिक संस्था है पुस्तकालय, तो बेसिकली समाज है क्या। देखिए, समूह में कार्य करना, यानी काफ़ी लोगों के द्वारा एक समूह में जो काम किया जाता है उसको बेसिकली समाज कहते हैं। समूह में किया गया कार्य एक समाज को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। अगर हम बात करें समाज को लेके कुछ टर्मिनोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में है सोशल की बात करें तो ये लैटिन भाषा से बना हुआ है जो कि सोशस के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में आप देख सकते हो ये जो लाइब्रेरी है इसको बेसिकली लैटिन भाषा में बताया गया है, यानी कि लाइब्रेरी जो शब्द जो है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न है, जिसे हम यहाँ पे लैटिन भाषा में लाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लाइब्रेरी को हम फ्रेंच भाषा में लिब्रा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंच भाषा में लिब्रा कहते हैं और लैटिन भाषा में लाइबर कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि लैटिन में लाइबर होता है और फ्रेंच में इसी को लिब्रा कहते हैं, यानी कि लास्ट में ए आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है बिब्लियोथीका। हम बात करें
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिब्लियोथीका शब्द जो है पुस्तकालय के लिए रोमन व अन्य भाषा में इसका जो है वो उपयोग में लिया गया था। रोमन पुस्तकालय की हम बात करें तो रोमन पुस्तकालय में इसको यहाँ पे बिब्लोथिया कहते हैं और ग्रीक में इसको बुक के नाम से जाना जाता है। यानी कि बिब्लोथिया का जो शब्द का मीनिंग जो है रोमन भाषा में पुस्तकालय है और ग्रीक भाषा में इसको बुक यानी कि पुस्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ दिया है। नेक्स्ट हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी का विकास हुआ, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, तो ये कि इस पे काफ़ी प्रकार के संस्था, काफ़ी प्रकार के जो विश्वविद्यालय है, काफ़ी प्रकार के जो एक अगर हम बात करें गुरुकुल जो हैं इनकी भी यहाँ पे धीरे धीरे ये यहाँ पे जो है वो विकासशील अवस्था में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है, जो कि सम्राट दवापाल 600 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की थी। साथ ही पुस्तकालय को धर्मगंज के नाम से जानते हैं, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है इसको धर्मगंज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बौद्ध ज्ञान के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भंडार यहाँ पे हमको जो देखने को मिलते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में देखने को मिलते हैं। साथ ही 1205 में अगर बात करें तो पूरी तरह इसको नष्ट कर दिया गया था, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इस लाइब्रेरी को पूर्णतः 1205 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में बात करें तो चीनी यात्री जो है वो हेनसांग जो है इन्होंने भी यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर भ्रमण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से चीनी यात्री थे जिन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का भ्रमण किया, तो हेनसांग यहाँ पे आप बताएंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी की हम बात करें सेकंड लाइब्रेरी की, तो सरस्वती महल पुस्तकालय यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की में आपको मोटे मोटे 5 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में है बिहार में स्थित है। दूसरा इनकी जो स्थापना है वो दवापाल शासक के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट इसको जो पूर्णतः नष्ट जो किया था वो 1205 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे बौद्ध ज्ञान के सबसे ज़्यादा विश्व में जो भंडार है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें इसका जो अन्य नाम है वो धर्मगंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही चीनी यात्री हेनसांग का भ्रमण इस पुस्तकालय में सबसे पहले हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सरस्वती महल पुस्तकालय की हम बात करें। दोस्तों आपको बता दूं सरस्वती महल पुस्तकालय राजस्थान में स्थित नहीं है। राजस्थान से बाहर अगर बात करें तो ये जो है वो तमिलनाडु के तंजावर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करें एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालय में से यहाँ पे एक इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में सबसे पुराने जो पुस्तकालय है उनमें से सरस्वती महल पुस्तकालय का भी यहाँ पे नाम चर्चा में आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मराठा राजाओं जो कि सरफोजी है सेकंड ने पुस्तकालय के आगे का विकास यहाँ पे किया। आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती महल पुस्तकालय में जो आगे का इसका जो विकास है वो कौन से शासक के द्वारा या फिर कौन से मराठा राजा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सरफोजी सेकंड जो है उनके द्वारा इस पुस्तकालय को आगे का विकास किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो इस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह आप कह सकते हो। सबसे ज़्यादा पांडुलिपि विश्व में जो पाई जाती है वो सरस्वती महल पुस्तकालय में ही पाई जाती है। तमिल संस्कृत में पाम लीफ पांडुलिपियाँ और कागज का एक दुर्लभ संग्रह भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इसकी स्थापना तंजौर के नायक राजाओं के द्वारा की गई थी। 1535 सीई से लेके 1676 सीई के मध्य शासक यहाँ पे रहा इनका। 1918 में पब्लिक लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी गई थी, यानी इसको 1918 ईस्वी में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था कि यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके अंदर रखी हुई पुस्तकों का उपयोग कर सकता है, उनको यहाँ पे यूज कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। यानी पाठक अपने अनुसार उन पुस्तकों का अपने जीवन में जो है आत्मसमर्पण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में ऐसे कौन से सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय हैं, कोई आपको नाम बता दे, 3-4 नाम दे दे, तो आपको सरस्वती महल पुस्तकालय जो है भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालयों में आते हैं। एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका ने यहाँ पे इसको कहा था। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट लाइब्रेरी की, जिसमें हम बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्थापना है वो 29 अक्टूबर 1891 में जनता के लिए इसको खोला गया था। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 एक संसद में एक्ट बना के राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित कर दिया गया था।
साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारत के जो कला संस्कृति जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। साथ ही स्वायत्त संस्थान बिहार के राज्यपाल के साथ एक बोर्ड द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र यहाँ पे इसको माना गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कौन सी पुस्तकालय को कहा गया है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को कहा गया है। इसकी स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श जो कि पटना में स्थित है, जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है वो पटना में स्थित है। खान बहादुर खुदा बख्श ने इसकी स्थापना की थी। उद्घाटन बंगाल के गवर्नर जनरल जो है सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट के द्वारा किया गया था। ध्यान रहे, सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और जनता के लिए इसको 1891 में खोल दिया गया था। साथ ही यहाँ पे 1969 में संसद में एक एक्ट पारित करके इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत के जो आर्ट एंड कल्चर जो मंत्रालय है उसके अधीन आता है। खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जो कि पटना में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी में बात करेंगे रामपुर रजा लाइब्रेरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रामपुर रजा जो है यूपी के रामपुर में स्थित है, जो कि नवाब फैजुल्लाह खान के द्वारा 1774 से लेकर 1794 के बीच में इसका एक राज्य पे शासन था। पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपि, ऐतिहासिक दस्तावेज, अरबी फारसी भाषा में दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह यहाँ पे इस पुस्तकालय में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पुस्तकालय है जिसके अंदर दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी। हालांकि इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे पूछेंगे लाइब्रेरी जो है रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ कौन से राज्य में स्थित है, तो सिंपल आपका यूपी में स्थित है और इसको वित्त पोषित केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर एस नरूल हसन जो है, इसके जो प्रोफेसर जो हैं वो नरूल हसन 1 जुलाई 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहित की गई थी। राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित कर दिया गया है। एक स्वायत्त संस्था की स्थिति के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की बात करें। बेसिकली नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली में स्थित है, एक स्वायत्त संस्था है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय यानी CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। आपको बता दूं ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है, जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। हालांकि ये कोई पुस्तकालय नहीं है जहां पे पुस्तक आपको मिले, क्योंकि ये कोई बेसिकली अगर हम बात करें तो पुस्तकालय नहीं है, ये एक प्रकार की सेवा है जो कि ग्रंथ सूची सेवा के नाम से इसको जाना जाता है। और बेसिकली ये यूनिवर्सिटी, सरकारी एजेंसी, संस्थानों के लिए काम करती है। इस पुस्तकालय इसमें हम बात करें तो दुर्लभ पुरानी पुस्तकें, दस्तावेज, डिजिटलीकरण इसमें आपको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी कलकत्ता के अंदर और इसका प्राथमिक उद्देश्य की हम बात करें तो पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 में नेशनल लाइब्रेरी में प्राप्त पुस्तकों के आधार पर किया गया था। उसके बाद में पुस्तकालय का संचालन को लेकर हम बात करें तो इसका संचालन पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी सहित टोटल 14 भाषाओं में जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को संकलित करना, प्रकाशित करना मुख्य इसका उद्देश्य है। भाषा ग्रंथ सूची को भी संकलित यहाँ पे करता है। राज्य सरकारों की सहायता से भी इसको प्रकाशित किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक प्रकाशक इकाई भी कही जाती है। आपको बता दूं ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की प्रकाशक इकाई कौन सी है, तो आपको जो है वो CRL ही बताना है जो कलकत्ता में स्थित है। CRL एक पुस्तकालय नहीं है, आपको बता दूं जहां पुस्तक संग्रहित की जा सकती है वो पुस्तकालय नहीं है। इंडेक्स इंडियाना भी यहाँ पे प्रकाशित जो है वो CRL के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको इस वीडियोस में बताने की कोशिश की। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारत के सबसे पुराने जो पुस्तकालय हैं उनमें एक यहाँ पे इसका नाम भी आता है। 1829 में इसकी स्थापना की गई थी। त्रावणकोर के महामहिम श्री स्वाति थिरुनाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बता दूं आपको थिरुनाल, स्वाति थिरुनाल जो कि त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की जो है स्थापना की थी। इसकी बेसिकली शुरुआत जो है कर्नल एडवर्ड कैंडोगन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी कमिटीज के प्रथम अध्यक्ष भी इसको बनाए गए थे, कर्नल एडवर्ड कैंडोगन। ठीक है, नेक्स्ट 1898 में जनता के लिए इसको खोला गया था। 1898 में जनता के लिए खोला गया था। उसके बाद में हम बात करें तो 1958 में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी
के रूप में इसको देखा गया। 1992 में जो मलयालम राजभाषा घोषित भी इस विभाग के द्वारा की गई थी। तो आपको बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं तो आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है ये जो है त्रावणकोर में स्थित है और ये भारत के सबसे पुराने पुस्तकालय में से एक है। इसकी स्थापना 1829 में की गई थी और सब शुरुआत में जो इसके अध्यक्ष थे वो कर्नल एडवर्ड कैनोगन थे और जनता के लिए 1898 में इसको खोला गया था। ठीक, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हरे कृष्ण मेहताब राज्य पुस्तकालय। हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय की बात करें तो भारत में पहली पब्लिक लाइब्रेरी इसको जाना जाता है, यानी कि भारत में सबसे पहली जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है वो कौन सी है, तो हरे कृष्ण मेहताब है। और इसकी सबसे पहले 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना की कल्पना के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। 1959 में 16,000 फीट स्क्वायर एक राजसी इमारत के रूप में की गई थी 1969 में। ठीक है, और अगर बात करें इसकी स्थापना जो है वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले के अंदर की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हरे कृष्ण मेहताब लाइब्रेरी भारत में किस ज़िले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हरे कृष्ण मेहताब लाइब्रेरी जो है 1959 में भुवनेश्वर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना की कल्पना के आधार पर की गई थी और भारत में सबसे पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों कंटेंट वाइज मैं आपको टॉपिक वाइज आपको डिस्कस आज के इस वीडियोस में किया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बात करेंगे जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज हैं, यानी कि लाइब्रेरी के प्रकार जो हैं उसकी हम बात करेंगे, जिसमें सार्वजनिक है, उसके बाद में हमारे पास में एकेडमिक है, उसके बाद में स्पेशल लाइब्रेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकालय क्या होता है। देखिए पुस्तकालय का बेसिकली अर्थ जो होता है वो होता है अमूल्य संस्थान। ये ऐसा संस्थान होता है जहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। अगर आपको मान लो किसी भी बुक्स के बारे में, एक रेफरेंस बुक्स के बारे में जानना है, उसमें कुछ टॉपिक आपको देखने हैं, तो वो रेफरेंस बुक उस लाइब्रेरी से मिल जाएगी और आपको वो टॉपिक के जो भी है कंटेंट आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो सकता है कि आपको कुछ भी जानकारी कहीं और से नहीं मिल रही तो एटलीस्ट लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तकों से आपको वो जानकारी एक स्थान पर मिल सकती है। ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में भी ये कार्य करता है, यानी कि आपके पास में अगर आपको ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको ये लाइब्रेरीज का एक रास्ता है जो है वो आपको अपनाना ही पड़ेगा, यानी कि ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बौद्धिक विकास को भी यहाँ पे बढ़ाता है, यानी कि अपने जो विकास है, मेंटेलिटी जो है, आपकी जो माइंड की सोचने की क्षमता जो है उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट संसाधन तक पहुँचने का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये एक पुस्तकालय की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको इसको दी। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, सभी जानकारी अपन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में हम बात कर रहे हैं राष्ट्र में उपलब्ध ज्ञान का संरक्षण, यानी हमारे पास में जो ज्ञान का संरक्षण है वो कहाँ पे संरक्षण किया जाएगा, वो राष्ट्रीय पुस्तकालय में किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो कार्य होगा वो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना, पाठ्य जानकारी के रूप में। उसके बाद में राष्ट्र के और सभी दस्तावेजों को एक कानूनी प्रावधान के तहत रखना, यानी कि जो भी कानून के तहत जो प्रावधान के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दुर्लभ सामग्री हैं, जो दुर्लभ पाठ्य सामग्री है, उनको भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री का संकलन करना, यानी कि 20 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह आपको इस लाइब्रेरीज में मिल जाएगा। और इस लाइब्रेरी का जो स्थापना है वो कोलकाता में 1836 में की गई थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। आपको याद रखना है सबसे पहले जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसकी जो स्थापना है वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से की गई थी 1836 में कलकत्ता के अंदर। ठीक है, राष्ट्र की साहित्य संपदा और भौतिक धरोहर को कानूनी रूप में सुरक्षित प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दुनिया भर में लगभग 56 देशों की 170 संस्थाओं के साथ इसका जो साझाकरण है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रंगनाथन हैं जो कि लाइब्रेरीज के फादर कहलाते हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि यह एक केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण और संरक्षण किया जाता है। तो यानी कि ये एक इस प्रकार का केंद्र है जहाँ पे आपके विचारों को संरक्षित किया जाता है और एकत्रित किया जाता है और फिर उनको आगे प्रसारण और उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये ऐसा रंगनाथन के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो कालक्रम है वो भारत में रहा है। सबसे पहले भारतीय संविधान की धारा 62 के संघीय सूची में 7वें परिशिष्ट में इसका उल्लेख किया गया है।
पब्लिक लाइब्रेरीज के रूप में 1836 में इसकी स्थापना की गई थी। 1844 में हम बात करें तो इसको मैडकॉफ नामक भवन में स्थापित किया गया था। और 1891 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन जो है वो कई सचिवालय पुस्तकालय जो यानी अलग अलग जो सचिवालय के अंदर पुस्तकालय थे उनको मिला के एक पुस्तकालय यानी बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूम में इसकी स्थापना की गई थी 1836 में कलकत्ता में। उसके बाद में 1844 में मैडकॉफ के अंदर ये था स्थित थी। 1891 में जो लॉर्ड कर्जन था उसने कई सचिवालय को मिला के इसी पुस्तकालय का यानी कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नाम जो बदल के इन्होंने कर दिया इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी 1902 में किया गया था इसका नाम। उसके बाद में 30 जनवरी 1903 के दिन मैडकॉफ हॉल में जनता के लिए इसको खोल दिया गया था। ब्रिटिश म्यूजियम के जॉन जो मैडफर्लेन जो थे वो भारत के अंदर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जॉन मैडफर्लेन जो थे वो पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पुस्तकालय के। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम बात करते हैं 1907 में। अगर हम बात करें, मैं आपको 1907 में लेके चलता हूं, तो 1907 में हरिनाथ डे जो थे वो राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। 1911 में हम बात करें तो 1911 में जे.ए. चॉपमैन हैं उन्होंने इसका कार्यभार संभाला और उन्होंने चहुमुखी विकास भी किया। यानी कि इसका जो विकास है आप यकीन मान लीजिएगा कि इससे पहले जितना नहीं हुआ था जितना इनके कार्यकाल में हो गया था, तो ये माना जाता है। 1918 में रिय समिति का गठन किया गया था और रिय समिति का जो सिफारिशें थी वो बेसिकली लाइब्रेरी का पुनर्गठन करना, उसके प्रशासनिक सुधार की व्यवस्था को सुधारना इत्यादि इसके मुख्य उद्देश्य थे। और इसके द्वारा जो कहा गया था वो इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था रिय समिति के द्वारा। ध्यान रखना, रिय समिति 1928 में आई थी और राष्ट्रीय पब्लिक लाइब्रेरीज का पुनर्गठन को लेकर और उसके प्रशासनिक सुधार को लेकर काफ़ी कार्य किए और इन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित भी कर दिया, जिसके तहत आपको 2 प्रतियाँ इसके अंदर जमा करवानी होती है। हालांकि ये असफल रहा था, यानी कि ये जो इन्होंने काम किया वो पूरा ही असफल रहा था, सक्सेस नहीं हो पाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो 1933 में हमारे पास में जो एम असदुल्ला थे वो पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में 1935 में 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण यानी कि पुस्तकालय की ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दिया गया था और इस समय बी.एस. केशवन पुस्तकालय अध्यक्ष यहाँ पे बने थे। बी.एस. केशवन जो थे भारत सरकार के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम रखा गया था। यानी कि 1948 में वापस से भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय इसका नाम रख दिया गया और इसी राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष जो थे वो बी.एस. केशवन को बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम इनको दिया गया था और उसके पुस्तकालय अध्यक्ष बी.एस. केशवन को बनाया गया था। 1911 की हम बात करें, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो थे राजगोपालाचारी की अनुशंसा पर मैडकॉफ हॉल से वापस से इसको वेल्वेडियर स्थान पे वापस से इसको स्थानांतरित कर दिया गया था 1951 पे। ठीक है, 1 फरवरी 1953 में सभी भारतीयों के लिए इसको खोल दिया गया था जो कि मौलाना अब्दुल आज़ाद के द्वारा ही किया गया था। तो ये कुछ कालक्रम यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तकालय का था। तो आपको मैंने बेसिकली जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, तो वो मैंने आपको एकदम से छोटे से व्यूज़ में आपको दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पढ़ा देता हूँ कि यहाँ से देखें। हालांकि ये आपको मैटर लिख लेना, आपको काम आएगा। देखिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में कलकत्ता में की गई थी। उसके 66 साल यानी 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरीज का नाम कर दिया गया था 1948 में। ठीक है, उसके बाद में वापस से 46 वर्ष के बाद में राष्ट्रीय पुस्तकालय वापस इसको घोषित कर दिया गया। उसके बाद में 5 वर्ष यानी कि 1953 में सभी भारतीयों के लिए इसको खोल दिया गया था। तो ये थोड़ी शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। उद्देश्यों की बात करते हैं कि आपके पास में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला उद्देश्य हमारे पास में सामग्री को अर्जन और उसका संरक्षण करना है, यानी जो भी सामग्री पुस्तकालय में स्थित है उसको अर्जन करना, प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे और जो प्राप्त करेंगे वो हमारे पाठकों के लिए भी सहायक है, वो भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने बुक्स तो खरीद ली लेकिन आपको पाठक उस बुक का नहीं मिल रहा है और वो पड़ी उसके धूल लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संरक्षण भी आपको करना पड़ेगा, उसको बचाव भी करना पड़ेगा, उसको डस्टिंग, उसको टाइम पे उसके वेडिंग करना, ये सभी चीज़ें आपको उसको करनी होगी। हस्तलिखित सामग्री की भी राष्ट्रीय महत्ता को आपको संरक्षण करनी होगी। विदेशी मुद्रित जो सामग्री है उसकी भी संरक्षण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक विनिमय केंद्र के रूप में भी आपको करना होगा। प्रकाशन सामग्री, प्रलेखन, ग्रंथ परख सेवाएं प्रदान भी करनी होगी। ज्ञान निर्देशन के रूप में कार्य करना होगा। डिपॉजिटरी हाउस के रूप में भी इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्रकाशकों और सेवाओं के माध्यम से भी इसको संग्रहित करनी होगी। ठीक है,
आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका और मुख्य कार्य क्या रहेंगे। फिर देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय विकास और दुर्लभ सामग्री के रूप में देखी गई है। यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में बेसिकली इसका जो काम होता है, इसके अंदर राष्ट्रीय विकास को देखते हुए जो भी दुर्लभ सामग्री होती है वो आपको यहाँ पे इस संस्थान में मिलेगा। उसके बाद में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है, यानी कि INB जो है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण भी किया गया। हाल ही में इसको सेंट्रल रेफरेंस जो लाइब्रेरी है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो अर्नोल्ड इंस्टेल की हम बात करते हैं। अर्नोल्ड इंस्टेल के द्वारा जो कुछ कर्तव्य बताए गए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अर्नोल्ड इंस्टेल के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्तव्य बताए गए, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र इतिहास और साहित्य को लेके सुलभ करना, यानी जो भी भारत का इतिहास है, साहित्य है, उसको सुलभ बनाना मुख्य कर्तव्य होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। उसके बाद में इन्होंने कहा, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का दायित्व है और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत इसको शुरू किया गया था, उसका प्रकाशन। उसके बाद में एक प्रति जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना अनिवार्य होता है। सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री सुरक्षा राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा की जाती है। संघीय सूची का संपादन भी यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में संदर्भ सेवाओं की व्यवस्था करना, ये भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के साथ समन्वय स्थापित करना, ये भी इसका मुख्य कार्य होता है। सूचना को प्रसार करना। नेक्स्ट इज दुर्लभ प्रलेखों का अर्जन करना, पुस्तकालय को नेतृत्व प्रदान करना, वर्गीकरण और सूचीकरण का मानकीकरण करना, पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो पुस्तकालय क्षेत्र में काफ़ी प्रकार की जानकारी जुटा पाएँ और वो जो जानकारी है वो अपने पाठक को पुस्तक के माध्यम से दे सके, ताकि पाठक और पाठ्य सामग्री के बीच में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो सके। यानी कि जो भी पाठक जानकारी हमसे चाहता है वो हम उसको आसानी से उसका समय बचा के हम प्रदान कर सकें, तो उसके बारे में उसको समय समय पर प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, ये सभी चीज़ें इसमें की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रबंधन को लेकर हम बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रबंधन आपको याद रखना है MHRD के द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन 2 भाग में किया जाता है। पहला भाग अगर हम बात करें तो पहला भाग तकनीकी विभाग है। तकनीकी विभाग के द्वारा बेसिकली पुस्तकों का अर्जन करना, चयन करना, सूचीकरण करना, वर्गीकरण करना, ये सभी कार्य तकनीकी विभाग का होता है। प्रशासनिक विभाग की हम बात करें, प्रशासनिक विभाग का मुख्य कार्य होता है पुस्तकों को देखना, प्रलेखों, हस्तलिखित की जानकारी लेना, ये सभी जो है प्रशासनिक विभाग का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है हैरोल्ड्स लाइब्रेरियन ग्लोसरी 1987 में 6ठा जो संस्करण है वो यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो परिभाषा है इसके द्वारा जो दी गई है उसकी अपन बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो परिभाषा इनके द्वारा दी गई थी, तो सबसे पहली परिभाषा दी गई थी, सरकारी निधि से संचालित इसको किया जाता है। पहली बात तो सरकारी निधि से संचालित किया जाता है, राष्ट्र की एक सेवा है। संदर्भ के लिए पुस्तकें यहाँ पे इसमें रखी जाती है। कॉपीराइट लाइब्रेरी भी यहाँ पे के रूप में जानी जाती है। पुस्तकों, पत्रिका, समाचार पत्र एकत्र करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। सभी प्रकाशकों को प्रति जमा करवाना भी अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। 1964 मनीला में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकालय की विकास पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अंदर कुछ मुख्य कार्य यहाँ पे जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय को सौंपे गए, जिसमें पुस्तकालय का जो बीच नेतृत्व करना है वो यहाँ पर होना चाहिए। जारी सभी प्रकाशकों के लिए स्थायी डिपोजिटरी ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं प्राप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय अनुभाग की हम बात करें जो कि IFLA के द्वारा ये संचालित है, IFLA IFLA, और IFLA के अंदर CENL एक होता है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए कि इसमें CENL का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशनल लाइब्रेरी से। ये तो चीज़ आप इंग्लिश पे याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिब्लियोथेक नेशनल जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे पेरिस के अंदर है, और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वो लंदन में स्थित है। कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन DC में स्थित है। लेनिन पुस्तकालय मॉस्को रूस के अंदर स्थित है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप बेसिकली इनको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, पहली सेवा होती है अंतर पुस्तकालय का ऋण सहित उधार सेवा करना, पढ़ने की सुविधा प्रदान करना, ग्रंथ सूची संदर्भ सेवाएं प्राप्त करना, रेपोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना, परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना, प्रलेखों आरक्षण सेवाएं करना, प्रलेखों की खोज करना, अनुवाद सेवा प्रदान करना। ये सभी जानकारी जो है, ये सेवाएं जो है, ये हमारे पास में किसी भी राष्ट्रीय पुस्तकालय की होती है, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय को अपने पाठक को दी जाती है। टाइप ऑफ लाइब्रेरीज की सबसे पहले लाइब्रेरी को भारत में 3 प्रकार से बांटा गया है। पहली लाइब्रेरी की हम बात करें जो कि सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी है। दूसरी हम बात करें तो दूसरी हमारे पास में जो लाइब्रेरी है वो शैक्षणिक लाइब्रेरी है, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी है। और तीसरी की हम बात करें तो विशिष्ट लाइब्रेरी यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी है।
तो बेसिकली आपको अभी कुछ दिन पहले DSSS में ये क्वेश्चन भी आया था कि लाइब्रेरी को आपको सीक्वेंस में लगवाना है, तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी आएगा, उसके बाद में शैक्षिक लाइब्रेरी आएगा और उसके बाद में विशिष्ट लाइब्रेरी, ये तीनों क्रम से आपको लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उसमें जो शैक्षिक लाइब्रेरी क्या होती है ये अपन बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद अपन बात करेंगे सार्वजनिक लाइब्रेरी के बारे में और विशिष्ट लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास में सार्वजनिक लाइब्रेरी को बाद में पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए अपन बात करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक लाइब्रेरी के बारे में देखिए, इसका इंग्लिश में आपको पता है एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। बेसिकली जैसे अपन स्कूल में अपन पढ़ने जाते हैं तो स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमको उस लाइब्रेरी के द्वारा बुक्स दी जाती हैं और फिर हम उस बुक्स को 1 साल पढ़ते हैं और उसके बाद अपन वापस जमा करवा देते हैं, तो उसी लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शैक्षणिक लाइब्रेरी में हम शैक्षणिक संस्था से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरी है उसको शैक्षिक लाइब्रेरी कहते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो है स्थापित इसकी की जाती है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना है, अपने विषय विशिष्ट विषय के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना है, यानी कि आपको जो आपके स्कूल से संबंधित जो ज्ञान है उसको ही यहाँ पे इस लाइब्रेरी के द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो शैक्षणिक लाइब्रेरी जो है वो प्राथमिक विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय तक यहाँ पे संचालित है। तो इस प्रकार से एक कड़ी में जुड़ी हुई है कि सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी होगी, उसके बाद में हम यहाँ पे विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय ग्रंथालय की हम बात कर लेते हैं, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि विद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसकी ही अपन बात कर रहे हैं। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है, ऐसे केंद्रीय विद्यालय होता है, ऐसे ही आपके नवोदय विद्यालय होता है, ऐसे ही आपके दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो होती है। ठीक है, यानी कुल मिला के विद्यालय से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरी है उसको ही विद्यालय लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये जो विद्यालय से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरी है उसकी सबसे पहले जो सिफारिशें हैं वो राधाकृष्ण समिति 1948 के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको नाम बिल्कुल याद रखना है कि कौन सी समिति के द्वारा विद्यालय से संबंधित जो है सिफारिशें दी गई थी। तो राधाकृष्ण समिति 1948 के द्वारा जो जानकारी है सिफारिशें हैं वो यहाँ पे विद्यालय से जुड़ी हुई लाइब्रेरी के बारे में दी गई थी। विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय का काफ़ी बड़ा महत्व है, इसके द्वारा ये कहा गया था। कुछ उद्देश्य हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला उद्देश्य हमारे पास में जो रहने वाला है वो पहला उद्देश्य है लक्ष्य को पूरा करना, यानी जो भी शैक्षिक लक्ष्य हमारे को पास में है, जो भी बुक्स हमारे पास में होनी चाहिए वो हमारा उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके लक्ष्य को पूरा करना है। यानी 9वीं क्लास में इतना सिलेबस है तो उसको इतना पढ़ के हमें 9वीं पास करनी है, तो वो एक लक्ष्य हमारे पास में है, तो उतना ही आपको पास में कंटेंट होना चाहिए सामान्य जो आपकी मौलिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति कर दे। इस प्रकार की बुक्स के जो ज्ञानवर्धक जो बुक्स हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, तो वही एक शैक्षणिक लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। उसके बाद में जयंती दिवस के विशेष के रूप में आपको जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको लाइब्रेरीज में मिल जाए। यानी कि अगर आप बात करें जैसे अपनी स्कूल में मान लो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ स्पीच देना है, तो स्पीच देने के लिए आपके पास में कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, किसी भी अपनी स्कूल से संबंधित लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ पे बैठे हुए लाइब्रेरियन को बोलते हो कि हमको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बुक्स दीजिए ताकि हम वहाँ से एक स्पीच तैयार कर सकें। तो आप वहाँ पर जाओगे और अपने उस जयंती के बारे में के उपलक्ष्य में जो जानकारी है वो हासिल कर लेंगे और फिर आप वापस से वो बुक्स वहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे। तो एक आप कह सकते हो कि हमारे पास में एक लक्ष्य पूरा हो गया, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए थे वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती है, जैसे बुक्स हैं। उसी प्रकार से शैक्षणिक संबंधी यानी कि शिक्षा से संबंधित यानी शिक्षक है, छात्र है, कर्मचारी है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती है। सूचना एवं ज्ञान केंद्र के रूप में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। छात्रों में पढ़ने की आदत भी यहाँ पे लाइब्रेरी के द्वारा डाली जाती है। व्यक्तिगत का विकास भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्वयं सीखने के कौशल को भी विकसित यहाँ पे इसके द्वारा किया जाता है। विद्यालय की बात करें, जैसे प्राथमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उच्चतर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो यहाँ पे इसमें बताई गई हैं। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट महाविद्यालय पुस्तकालय, यानी कि कॉलेज से संबंधित जो लाइब्रेरीज है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए कॉलेज से संबंधित जो लाइब्रेरी है वो आपको यूजीसी के गाइडलाइन पे आपको बनाई जाती है। उसमें बेसिकली कॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी होती है। इसमें कॉलेज में शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, उससे संबंधित जो पाठ्य सामग्री है वो आपको इस लाइब्रेरीज में उपलब्ध होती है। ये जो जानकारी है वो एक उच्च शिक्षा संबंधित आपको पाठ्यक्रम यहाँ पे मिलता है, जिसमें दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक आपको चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही कुछ उद्देश्य हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला उद्देश्य आपको है लक्ष्य पूरे करना है। देखिए आपको नहीं, आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज की लाइब्रेरी में गए हैं, तो आपका लक्ष्य है कि मान लो कोई कॉन्फ्रेंस आयोजन करवाना है, कोई मान लो आपको सेमिनार आयोजित करवाना है, तो उसके
बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप लाइब्रेरी से लेंगे। लाइब्रेरी में पर्टिकुलर बुक से आप यहाँ पे अपने जो संबंधित जानकारी है वो आप यहाँ पे लेंगे। साथ ही ज्ञान की गहनता भी यहाँ पे होती है, यानी कि जो भी ज्ञान आप ले रहे हो वो एक गहन प्रकार से एक अच्छी से स्टडी कर रहे हो आप लोग, रेफरेंस बुक के माध्यम से आप देख सकते हो। व्यवसाय में प्रवेश भी इसके माध्यम से आप कर सकते हो, ज्ञान को भी अपडेट किया जा सकता है। साथ ही सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानवान नागरिक है उसको भी तैयार इसके द्वारा किया जाता है। अध्ययन की बात करें, जैसे छात्र यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं। साथ ही अनुसंधान की बात करें, जिसमें शिक्षक जो हैं अपने अध्ययन से संबंधित जानकारी यहाँ से लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ कार्य यहाँ पे हैं जो कि कॉलेज में कौन कौन से लाइब्रेरी के कार्य होते हैं। पहला कार्य यहाँ पे शैक्षिक कार्य पूरे करना, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी पुस्तकें हैं, जो भी पाठ्य सामग्री है, वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को, अपने पाठकों को अवेलेबल करवाना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है माँ के कार्य। साथ ही अपन उन बुक्स का चयन करना, अर्जन करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये भी आपका एक कार्य है। शोध अध्ययन करना, ये भी आपका एक कार्य है। ग्रंथालय का किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे वहाँ पर जानकारी एकत्रित करनी है, कैसे जानकारी यहाँ पे विद्यार्थियों तक पहुंचानी है, तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पे पुस्तकालय में कार्य के रूप में करते हैं। साथ ही पुस्तकों का आदान प्रदान कैसे करना है, ये भी आप यहाँ पे पुस्तकालय में करते हैं। उसके बाद संदर्भ ग्रंथों को देखते हुए भी यहाँ पे आप लोग करते हैं। संदर्भ सामग्री का संकलन करते हैं, नवीन पुस्तकों की सूचियाँ भी तैयार करते हैं, प्रलेखों का आरक्षण भी यहाँ पे आपके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेवाओं के बारे में कि कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पे आपको इन पुस्तकालय में देखने को मिलती है। देखिए, आप कॉलेज में अगर बात करें तो कॉलेज में आपको परामर्शदात्री सेवा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। परिसंचरण सेवा होती है। अंतर ग्रंथालय, यानी कि एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में अपने विषय का आदान प्रदान करना। संदर्भ सेवाएँ प्राप्त करना, यानी कि किसी भी टॉपिक्स पर आपको रेफरेंस बुक प्राप्त करना है, रेफरेंस सर्विसेज आपको प्राप्त करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप ले सकते हो। उसकी इंडेक्सिंग, सारांशीकरण सेवा करना, रेपोग्राफिक सेवा करना, ये सभी जो आपको सेवाएं हैं आपको अपनी जो कॉलेज लाइब्रेरी है उस पर मिल जाती है। नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारे पास में विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ठीक है, विश्वविद्यालय की हम बात करें तो ये भी एक यूजीसी से संचालित लाइब्रेरी होती है, जिसके जो अनुशंसा है वो सीडी देशमुख के द्वारा दी गई थी। सीडी देशमुख के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, जिनके द्वारा सबसे पहले विश्वविद्यालय के अंदर ग्रंथालय स्थापना करने को लेकर बात की गई थी, और इन्होंने जो पुस्तकालय की परिभाषा है वो भी यहाँ पे दी थी। तो हमारे पास में जो यूनिवर्सिटी का जो दिल है वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कहलाती है। तो विश्वविद्यालय का हृदय स्थल भी पुस्तकालय लाइब्रेरी को कहा गया है। साथ ही पहली जो लाइब्रेरी है 1867 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापित की गई थी। इसके उद्देश्य को लेकर हम बात करें, पैतृक संस्था के लक्ष्य पूरे करने, यानी कि जो भी आपके इससे पहले सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने कोई सब्जेक्ट है फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने एक टॉपिक देखा, तो वो टॉपिक आपको पहले जो आपने पढ़ा है, कॉलेज टाइम में पढ़ा है, अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, तो उसकी जानकारी वहाँ से आपको मिलती फिर आप एक अच्छे एडवांस लेवल पे जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक्स होंगी वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बेसिक आप मतलब कि आपको बेसिक सब्जेक्ट तो वही चल रहा है ना, लेकिन उसकी जानकारी आपको फिर स्टैंडर्ड लेवल पे लेनी पड़ रही है। समय पर पुस्तकें अवेलेबल हो जाती हैं, पास जो पाठक है उनके बीच में तालमेल भी बनाए रखते हैं ताकि नवीनतम ज्ञान आपको अर्जित हो सके। अध्यापन का जो शोध का जो विषय है जिसमें छात्र, शिक्षक, कर्मचारी आदि इत्यादि शामिल होते हैं। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बौद्धिक विकास के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। अब हमारे पास में आते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी, जिसका नाम से आप लोग जान गए होंगे, SRR, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी कि रंगनाथन के द्वारा 5 ऐसे कार्य यहाँ पे विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के बारे में कहे गए। पहला इन्होंने कार्य बोला कि प्रारंभिक कार्य, सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी का पहला कार्य होना चाहिए कि सभी विषयों की पाठ्य सामग्री एकत्रित करें। उसके बाद में समांतर अध्ययन, यानी कि जो पाठक हैं और जो पाठक जहाँ बैठे हैं उसी की जगह उनको उनकी पाठ्य सामग्री भी मिल जानी चाहिए ताकि वो पढ़ते भी रहें और अपने पाठ्य सामग्री को वहीं से उसको लेते भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवर्ती अध्ययन। अनुवर्ती अध्ययन का मतलब होता है विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री तक प्रदान करना। साथ ही यहाँ पे पाठकों का खाली समय सदुपयोग कैसे करोगे, तो वो भी आपको, मान लो कुछ पाठक हैं तो लाइब्रेरीज में बैठे हैं तो उनका आपको समय सदुपयोग करना है, तो आपको इस प्रकार की मनोरंजनात्मक पुस्तिकाएं, जो मैगजीन्स हैं, ज्ञानवर्धक किताबें आपको रखनी होगी ताकि वो एक मनोरंजन के रूप में उनको पढ़ सके, और जैसे ही उन बुक्स को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट उनको कुछ ज्ञान यहाँ पे हासिल होगा। गहन और प्रगतिशील की बातें करते हैं, तो 5वें पॉइंट हमारे पास में गहन और प्रगतिशील। कोई भी आप प्रलेख पढ़ रहे हैं तो वो गहनता से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रगतिशील यानी अब वो जो जानकारी आपने ली है वो प्रगति करेगी, यानी आपका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, एक प्रगति करेगा प्रलेख के संबंधित, ठीक है।
तो एसआरआर के द्वारा यानी रंगनाथन के द्वारा जो 5 कार्य मुख्यतः दिए गए थे, मैं एक बार वापस कंप्राइज कर देता हूँ। प्रारंभिक कार्य, समांतर अध्ययन, अनुवर्ती अध्ययन, पाठकों का खाली समय का सदुपयोग, गहन और प्रगतिशील जानकारी, ठीक है, ये दिए गए थे। कार्य को लेके हमने कुछ बातें कर ली थी, थोड़ा और देखें तो आप देख सकते हो कि पाठ्य सामग्री का अर्जन करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रशिक्षण, दीक्षा कार्यक्रम, ये सभी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं प्राधिकरण क्या होता है। देखिए, प्राधिकरण का मतलब सिंपल होता है कि इस प्रकार की पावर, इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार के नियम बनाने की जो पावर है वो एक कमिटीज़ को दे देना, ये एक प्राधिकरण होता है। जैसे मान लो किसी लाइब्रेरी के लिए कोई लॉ बनाना है, तो कोई लॉ जब भी बनेगा ना, जो कानून जब भी बनेगा ना, जब आपके पास में उस लाइब्रेरीज के लिए ऐसी कोई शक्ति इसके पास होगी, वरना तो कोई बात मानेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ कमेटीज़ बनाई जाती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं उस कमेटीज़ के द्वारा, और वो नियम जो है सभी लाइब्रेरीज के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्राधिकरण। समिति को लेके हम बात कर रहे हैं प्राधिकरण की। तो समिति का मुख्य जो काम है वो ग्रंथालय को सुचारू रूप से संचालित करना, साथ ही परामर्शदात्री उसको जो है ज्ञान देना, साथ ही विषयक नीतियों का निर्धारण करना। सदस्य की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, जो कि कुलपति के नाम से मनोनीत किए जाते हैं। 2 विद्यार्थी हैं और आप पुस्तकालय अध्यक्ष को मनोनीत कर सकते हैं। उसके बाद में वित्त की बात करें कि हमारे पास में जो यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हैं, उसको कौन पैसा देगा कि वो पुस्तकालय के अंदर अपने पाठ्य से संबंधित जानकारी पुस्तकें खरीद सके। तो उसको यूजीसी और उसके राज्य और उसके ग्रंथालय शुल्क, कालीतीत शुल्क, यूजीसी निरीक्षण प्रत्येक 5 साल में होता है और राज्य समिति के द्वारा कहा गया था। तो आपको एटलीस्ट पता लग गया होगा कि उसको वित्त यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, कुछ स्टेट के द्वारा भी दिया जाता है, और कुछ ग्रंथालय शुल्क होते हैं। जैसे मान लो कोई भी किसी विद्यार्थी के हाथ से कोई बुक्स खो गई, तो पुस्तकालय उससे कुछ शुल्क लेगा, ठीक है, यानी कि वो शुल्क लेगा तो उससे वो नई पुस्तकें खरीद सकता है। इसी प्रकार से कालातीत शुल्क जो होते हैं, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, यानी कि जो पारंपरिक जो है, जिनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी की अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ये एक परंपरा है, एक कालातीत शुल्क है। इसी प्रकार से यूजीसी जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज का निरीक्षण जो है वो करती है। और ये जो वित्त जो है, यानी कि जो हमारे पास में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाइब्रेरीज है उसको वित्त प्रदान करना, ये राज्य समिति के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि राज्य समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज को वित्त प्रदान करने से, ठीक है। और 20% वित्त जो है वो यहाँ पे देने की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सेवाओं को लेके। तो इनकी सेवा जो है शोध कार्य सुविधा प्रदान करना, छात्र हो चाहे शिक्षक हो उनको, साथ ही पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान करना, सारांशीकरण, अनुक्रमीकरण, साथ ही यहाँ पे SDI CAS, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से आगे। प्रलेखों की खोज में सहायता करना, ग्रंथालय सूची उपयोग करना, संदर्भ स्रोत का उपयोग करना, परामर्शदात्री सेवा बनाना। तो ये सभी जो है इसकी सेवाएँ हैं। टोटल हम बात करें तो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 14 अनुभाग होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुभाग होता है अर्जन विभाग, फिर तकनीकी विभाग, फिर आदान प्रदान विभाग, फिर संदर्भ विभाग, फिर पाठ्य पुस्तक विभाग। उसके बाद में हमारे पास में आता है सामयिकी विभाग, शोध विभाग, प्रलेखन विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रतिवेदन विभाग, लेखा विभाग, पांडुलिपि विभाग। उसके बाद में हमारे पास में आता है प्रतिलिपिकरण विभाग और अनुरक्षण विभाग। तो ये टोटल 14 जो है अनुभाग है जो कि कॉलेज की आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में आपको मिलते हैं अनुभाग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो बेसिकली सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में जो हमारे रंगनाथन हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया है। इन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक संस्थान या प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिसके उपयोग की आवश्यकता होती है, जिनको इसके उपयोग की आवश्यकता होती है उनके लिए ये पाठ्य सामग्री सुलभ करना। ये इनका स्टेटमेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनके द्वारा 2 कार्य की बात कही गई। पहला तो पुस्तकों के संग्रह की देख करना, दूसरा वास्तविक अर्थों में सुलभ बनाना ताकि सभी व्यक्तियों को समान जानकारी कम समय में मिल सके। उसके बाद बात करते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा को लेके। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा हमारे पास में सबसे पहले है, एक मिनट, सबसे पहले हमारे पास में पुस्तकालय की जो परिभाषा है वो आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा इसको माना गया है।
आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना और यह समुदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसकी आप कह सकते हो कि ये इसकी एक परिभाषा है। उसके बाद में सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा अनौपचारिक स्व शिक्षा संभव है। यानी अगर हम बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय की हम जो बात कर रहे हैं, ये पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के जा सकता है और अपनी शिक्षा को अर्जन कर सकता है। इसमें किसी भी विद्यालय, किसी भी कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि शिक्षा आप प्राप्त करते हो, वो अनौपचारिक प्रकार की होती है, वो कोई शैक्षिक प्रकार की नहीं होती। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। जनता के द्वारा जनता के लिए पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। यानी कि जनता का है और जनता के लिए है और जनता के द्वारा ये बनाया गया है, तो यही पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय को लोकतंत्र की एक देन माना जाता है। साथ ही जो पुस्तकालय हैं वो एक सामाजिक एजेंसी का एक भाग है। साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालय जो उम्र, लिंग, जाति, पंथ के भेद के बिना किसी भी समाज के सभी सदस्यों की सेवा करने का कार्य करता है। उसके बाद में शैक्षिक लाइब्रेरी जो है वो औपचारिक प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा प्रकार की होती है, और जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो हैं वो अनौपचारिक शिक्षा प्रकार की होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप इसको एग्जाम में याद करके जाइएगा। भारतीय मानक IS 15339 कोलन 2003 सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित दिशा निर्देश हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि स्कूल पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय की जो मुख्य उद्देश्य है वो पढ़ने की आदत और सब शिक्षा इंटरेस्ट बनाना मुख्य उद्देश्य है स्कूल पुस्तकालय का और सार्वजनिक पुस्तकालय का। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों के संदर्भ में के लिए सामग्री का उद्धार के लिए ठीक है, एक स्टेटमेंट। ठीक, रोनाल्डो बेगो के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, इनके द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए। तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सार्वजनिक पुस्तकालय की जो भी सेवाएं हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। उसके किसी प्रकार का भी शुल्क यहाँ पे उन व्यक्तियों से नहीं लिया जाना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से इसको सरकार के द्वारा खोला गया है। ठीक है, तो ये रोनाल्डो बेगो के द्वारा कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, विशिष्ट लाइब्रेरी यानी कि विशेष लाइब्रेरी। देखिए, विशेष लाइब्रेरी के बारे में हम जानकारी करें तो आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया मैंने। तो इसका मुख्य जो काम है वो विशिष्ट विषय के संबंधित है। यानी कि जो भी आपको ज्ञान चाहिए, जैसे मान लो आप फिजिक्स के स्टूडेंट है तो आपको फिजिक्स से संबंधित ही ज्ञान चाहिए, तो विशिष्ट लाइब्रेरी का मतलब होता है किसी भी विशिष्ट जो कार्य की और वो आकर्षित होती है। जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर एक लाइब्रेरी है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो वो लोकसभा से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी प्रलेख है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी वहाँ की सामान्य सम्मेलन की कार्यवाही है, उनकी प्रतियां वहाँ पे रखी जाती है ताकि वहाँ के व्यक्ति वहाँ पे जो अध्ययन करते हैं तो अपनी संबंधित जानकारी से संबंधित वो अध्ययन करते हैं। तो वो लाइब्रेरी एक जो लोकसभा से संबंधित है तो वो एक विशिष्ट लाइब्रेरी है। ऐसी राज्यसभा से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो सकती है, ऐसी कोई साइंस से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो सकती है, ऐसे ही मान लीजिए कोई इतिहास से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो सकती है। तो इस प्रकार से लाइब्रेरीज को विशिष्ट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। नए टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। यानी कि यूजीसी का जो लाइब्रेरी यानी कि जो भी शैक्षणिक लाइब्रेरीज है, पुस्तकालय है, उसमें किस प्रकार से इसकी भूमिका रही है और किन किन बातों पे, गतिविधियों को लेके यूजीसी का रोल यहाँ पे लाइब्रेरीज में देखने को मिला है, वो समझ जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है और इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित करके की गई थी। ये एक वैधानिक संगठन है और विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय और उनके रख रखाव को लेके एक राष्ट्रीय निकाय है। यानी जो हमारे पास में जितनी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं स्टेट में या फिर आप कहें भारत में, तो उनका जो समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, उनके सिलेबस को लेके, उनके पाठ्यक्रम को लेके, उनकी विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनको लेके, तो उनकी जो एक राष्ट्रीय निकाय जो है उस रूप में यहाँ पे यूजीसी काम करता है। संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संसाधनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का भी ये कार्य करता है। यानी जो राज्य है और केंद्र जो है उनके बीच में एक शिक्षा का जो कड़ी के रूप में जो काम करता है, वो भी यहाँ पे यूजीसी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। अनुदान को लेकर हम बात करें तो ये अनुदान जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को प्रदान करता है। शिक्षा में सुधार करने के लिए संघ और राज्य को भी सलाह देता है।
कि किस प्रकार से आप अपनी जो शिक्षा है उसके अंदर आप बेहतरीन कर सकते हो, किस प्रकार से पाठ्यक्रम का संचालन कर सकते हो और किस प्रकार से आप अपने नए प्रोग्राम्स को शिक्षा के अंदर, पुस्तकालय के अंदर जो है आप क्रियान्वित कर सकते हो। ये समस्त जो सलाह जो है वो यहाँ पे यूजीसी के द्वारा दी जाती है। ध्यान रहे ये जो अनुदान है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ही देता है, यानी कि विश्वविद्यालय को ही देता है। सलाह को लेकर बात करें तो ये विषय विशेषज्ञों के रूप में, शिक्षाविदों के रूप में, शिक्षकों को शिक्षा योग्यता मानकों के नियम इत्यादि, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि ये इन फील्ड्स में काम करता है। कार्यक्रमों का निर्माण करना, उनकी मूल्यांकन करना और उनकी निगरानी करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। साथ ही यहाँ पे यूजीसी अधिनियम के धारा 12 में प्रावधान है कि आयोग संबंधित जो भी विश्वविद्यालय है उससे परामर्श ले सकता है, शिक्षा प्रचार कर सकता है, उनका समन्वय कर सकता है, शिक्षण गतिविधियों को संचालित कर सकता है, परीक्षा से लेके जो प्लान है, ओरिएंटेशंस हैं, उनको यहाँ पे क्रियान्वित कर सकता है, अनुसंधान से लेके जो मानक है उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे रख रखाव कर सकता है। साथ ही यूजीसी के अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यूजीसी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, शिक्षा और सेवा में भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पे इसके द्वारा की जाती है। और यहाँ पे शिक्षा को लेके हम बात करें तो एक सर्वोच्च जो निकाय है भारत में वो यहाँ पे यूजीसी ही है। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की पुस्तकालय को भी बढ़ावा देता है, यानी कि हम जो बात करना चाहते हैं वो एक पुस्तकालय से संबंधित ये टॉपिक्स को हम इसको पुस्तकालय से संबंधित यहाँ पे जो बातें हैं वो इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हालांकि ये तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसके कार्यभार भी हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पुस्तकालय लाइब्रेरीज एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम। वित्तीय सहायता की हम बात करें, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ही ये ग्रांट के रूप में यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय को लेके जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान पर पाठ्य चर्चा विकास समिति का गठन भी करता है, यानी कि जो हमारे पास में कैरिकुलम जो डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं उसको सिलेबस को लेके पुस्तकालय सूचना विज्ञान का जो सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से उस सिलेबस को और स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन बनाना है, किस प्रकार शिक्षकों को उसके ऊपर अनेक प्रकार की जो क्रियान्वित शोध प्रक्रिया है वो यहाँ पे कर सकते हैं, छात्र को भविष्य में किस प्रकार से वो एक वैषयिक रूप में महत्व हो सकता है, ये सभी चर्चा जो है वो सीडीसी में की जाती है। सीडीसी का पूरा नाम यहाँ पे होता है कैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटीज़ के रूप में। तीसरा हम बात करते हैं, राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना भी इसके द्वारा की जाती है, जिसमें इनफ्लिब नेट भी एक शामिल है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के जो पुस्तकालय हैं उनके आधुनिकीकरण का कार्य करने का कार्य करता है। साथ ही राष्ट्रीय समिति जो समीक्षा समिति है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज से संबंधित है, वो भी यहाँ पे इसके द्वारा है। उसके बाद में कुछ वित्तीय सहायता को लेके हम बात करते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो वित्तीय सहायता यहाँ पे यूजीसी के द्वारा दी जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, वित्तीय सहायता जो यूजीसी के द्वारा दी जाती है वो सबसे पहले तो केंद्रीय विश्वविद्यालय को दी जाती है, फिर राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसको दी जाती है, साथ ही यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दी जाती है, कुछ सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनको भी यहाँ पे जो वित्तीय सहायता है वो यूजीसी के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में छात्रों और शिक्षकों उसके बाद में हम बात करते हैं छात्रों और शिक्षकों को शोध कार्य जो किए जाते हैं उनके अनुदान को लेके भी यहाँ पे इसके द्वारा वित्तीय सहायता यहाँ पे छात्रों को, शिक्षाविदों को, या फिर आप कह सकते हो जो साइंटिस्ट होते हैं, शोधकर्ता जो होते हैं, उनको यहाँ पे प्रदान की जाती है यूजीसी के द्वारा। आयोग में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अधिग्रहण हेतु पर्याप्त अनुदान भी इसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले शुरुआत में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है उसको यहाँ पे वित्तीय सहायता यहाँ पे इसके द्वारा दी जाती है। मोस्ट ऑफली यहाँ पे आप बुक बैंक्स भी इसको यहाँ पे काफ़ी बार इसको यूजीसी को कहते हो कि बुक बैंक है, ठीक है। उसके बाद में उद्देश्य को लेके हमने बात की, गरीब जरूरतमंद योग्य छात्रों को मामूली शुल्क के ऊपर यहाँ पे दीर्घकालिक आधार पर गृह अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे कैरिकुलम्स है, जो कि कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़ को लेके हम बात कर रहे हैं। देखिए, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में जो कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़ है, यानी कि जो पाठ्य चर्चा विकास समिति है, वो 1990 में सीडीसी का गठन यूजीसी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना, उनके संचालन को करना, उसमें कुछ समायोजन करना, कुछ यहाँ पे उसमें कमी करना, ये सारा उसका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ पे जो LIS होती है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस जो होती है, उसके सिलेबस में परिवर्तन के सुझाव, शिक्षा प्रशिक्षण इत्यादि इसके द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना को लेके भी यहाँ पे इसमें काफ़ी चर्चा में रहता है।
देखिए यूजीसी के द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पे यूजीसी के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो कि सूचना तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए, ग्रंथ सूची में सहायता प्रदान करने के लिए जो कि शिक्षक हैं, अनुसंधान है, विद्वान है, उनको जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो भी यूजीसी के द्वारा दी जाती है, जिसमें राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। 3 केंद्रों के लिए कंप्यूटर डेटाबेस विकसित यहाँ पे इसके द्वारा किया गया है, जो कि संदर्भ सूचना सेवा से संबंधित है, प्रलेख सेवाओं से संबंधित है, वर्तमान में जागरूकता सेवा से संबंधित है इत्यादि इसमें है। 3 केंद्रों की बात करें जो कि NIS सेंटर है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। सबसे पहला सेंटर यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर साइंस है, जिसे हम यहाँ पे बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। उसके बाद में सेकंड सेंटर जो है वो महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी है, जो कि बड़ौदा में है। उसके बाद में SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे। ये 3 हमारे पास में जो मुख्य संस्थान है, केंद्र जो है वो NIC के हैं, जो कि यूजीसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। पहला बेंगलुरु में है, दूसरा बड़ौदा में है और तीसरा बॉम्बे में है, ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा जो अलग प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसे हम यहाँ पे इनफ्लिबनेट के नाम से जानते हैं। इनफ्लिबनेट का बेसिकली आपने देखा है कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसको जानते हैं, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यूजीसी ने अप्रैल में 1991 में इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे की एक परियोजना के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद के साथ में स्थापना किया गया था। उद्देश्य को लेके हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, अनुसंधान विकास संस्थान है, जैसे CSIR है, ICMR है, ICSSR है, ICAR है, DOE है इत्यादि जो है, उनमें उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालय सूचना केंद्र का एक राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर संचालित जो नेटवर्क्स हैं विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ साथ यहाँ पे वहाँ की रिसर्च और डेवलपमेंट्स जो सूचना संसाधन है, सुविधा जो सेवाओं के पुलिंग का काम करता है, साझाकरण करता है नेटवर्क्स के द्वारा। यहाँ पे उनके जो भी सूचना होते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स को लेके हम बात करें जो कि कैटलॉगिंग आधारित सेवा इसको भी है, डेटाबेस सेवा भी है, दस्तावेज वितरण सेवा भी है, संग्रह विकास भी है, संचार आधारित सेवा भी है इत्यादि इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण को हम बात करते हैं। देखिए आधुनिकीकरण की हम बात करें जो कि यूजीसी का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है, जो कि 1994 और 95 से लेके 1995 से 96 के बीच में पुस्तकालय सुविधाओं का काफ़ी प्रकार से अपडेट यहाँ पे इसके द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता से पहले स्थापित वित्तीय सहायता जो थी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय को यहाँ पे 2 करोड़ मिलती थी, और जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो थे उनको यहाँ पे जो वित्तीय सहायता थी स्वतंत्रता से पहले 50 लाख यहाँ पे उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें अभी 8% की, जो कि आगे आएगा 8% की, वो हम आगे बात कर लेंगे। तो उसके बाद में कुछ उद्देश्य को लेके हम बात करें जो कि यहाँ पे इसके उद्देश्य हैं आधुनिकीकरण के, तो ये चीज़ें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर, ये टेलीफोन, ये सब चीज़ें इसमें नेटवर्क में आ गया है। उसके बाद में विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय राष्ट्रीय समीक्षा समिति को लेके हम बात करते हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य अनुदान के उपयोग को लेके केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना होता है। इसमें सेंट्रल लाइब्रेरीज़ की हम बात करें, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय लाइब्रेरीज़ की बात करें तो वो उनको वित्तीय सहायता जो है 2 करोड़ यहाँ पे दी जाती है। और यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज़ हैं, यानी कि विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरीज़ हैं, उसको 50 लाख के वित्तीय सहायता के रूप में इस कमेटीज़ के द्वारा, राष्ट्रीय समीक्षा समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, जिसमें यूजीसी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा, विश्वविद्यालय कॉलेज पुस्तकालय की स्थिति रिपोर्ट्स को भी तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा, रणनीतिक योजना दिशा निर्देश तैयार करना भी यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यूजीसी के कुछ उद्देश्य सकारात्मक पहलुओं को लेकर हम बात करें, जिसमें बच्चों के स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करना, वैश्विक निरक्षरों के लिए यहाँ पे शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही सुविधाओं का मात्रात्मक विस्तार करना, माध्यमिक उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीकी सुविधाओं को शिक्षा के रूप में उनको प्रायोजित करना। उसके बाद यूजीसी के जो उच्च शिक्षा है, जिसमें उच्च शिक्षा के अंदर आप नीतियाँ, कार्यक्रम हैं, उनको तैयार करना, उनको निर्देशित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। साथ ही यूजीसी अनुसरण जो अनुदान प्रदान करता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें 12 सम विश्वविद्यालय हैं, और दिल्ली के विश्वविद्यालय हैं जिसपे टोटल 70 महाविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, जिसके अंदर 4 महाविद्यालय हैं। तो ये आप देख सकते हो, जिसपे यूजीसी अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अनुरक्षण जो अनुदान है वो कौन कौन सी कॉलेज में किया जाता है, तो आप इसको भी याद कीजिएगा।
यूजीसी की बात करें तो इसकी चर्चा आपने पहले कर ली है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। वैधानिक स्वायत्त संस्था के रूप में जानी जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, जो कि बहादुर शाह जफर में है। वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका ममीडाला जगदीश कुमार इसके प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है और जेएनयू न्यू दिल्ली में 12वें नंबर के ये कुलपति हैं। उसके बाद में बात करें एमएसआरडी मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पे यूजीसी को संचालित किया जाता है। पहले चेयरमैन की बात करें डॉक्टर शांति भट्टाकर जो हैं वो यहाँ पे पहले चेयरमैन है और पहले चेयरमैन सीडी देशमुख हैं, जो कि वैधानिक निकाय बनने के बाद यहाँ पे बने थे। उसके बाद में यूजीसी अधिनियम को लेकर हम बात करें, यूजीसी अधिनियम यहाँ पे 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। 1956 में संसद के द्वारा एक कानून बना के इसको पारित किया गया और जिसमें आपको यहाँ पे यूजीसी देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें यूजीसी मोटो को लेके, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते इसका मुख्य मोटो है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसमें स्थापित हैं, जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, ये 6 सेंटर जो हैं वो क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में अभी हाल ही में संचालित है। तो दोस्तों ये हमारे पास में यूजीसी जो शैक्षिक जो लाइब्रेरीज हैं उसमें क्या यहाँ पे इसकी मुख्य गतिविधियां हैं, क्या इसका मुख्य भूमिका होती है, उसके बारे में अपन ने की पॉइंट्स के रूप में चर्चा की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।